Hello students, good evening to all of you. In today's lecture, we will start NTSC syllabus, and first chapter of NTSC is for Maharashtra Board. First chapter is Laws of Motion. तो ये 9th क्लास का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन. एमएच बोर्ड के 9th और 10th क्लास से स्टेज 1 में क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट ये है लॉज ऑफ मोशन. इसमें हम लोग को टॉपिक जो कवर करना है वो है मोशन. इसका डेफिनेशन जानना है, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, फिर एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन. साथ ही साथ इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टर्म भी हम लोग सीखेंगे. राइट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So when an object is said to be in a state of motion, so if any object changing its position by the passage of time, then it is said to be in a state of motion. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे मोशन बोलते हैं. यहाँ पे एग्जांपल लिया है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, तो ये मोशन है. स्टेशनरी ट्रेन, तो ये मोशन नहीं है, ये रेस्ट है, रेस्ट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसे रेस्ट में बोलते हैं. तो स्टेशनरी ये लिख ही दिया है, रेस्ट में है. फिर लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, तो ये फ्लाइंग लिखा है, मूव कर रहा है, तो ये मोशन में ऑब्जेक्ट. स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, ये रेस्ट में. तो इस तरह से हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं. लेकिन सेम ऑब्जेक्ट किसी को देखने से रेस्ट में लग सकता है और दूसरे को देखने से मूविंग लग सकता है वो ऑब्जेक्ट. जैसे अभी आप जिस बिल्डिंग में होंगे वो बिल्डिंग आपको देखने से रेस्ट में दिखेगा, या जो रोड पे पर्सन है उसको ये बिल्डिंग रेस्ट में दिखेगा. लेकिन अगर स्पेस से कोई बिल्डिंग को देखेगा तो वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, तो ये बिल्डिंग भी रिवॉल्व कर रहा होगा, तो बिल्डिंग मूविंग दिखेगा उस पर्सन को. Any rest and motion are not absolute term. It depends on observation point, right? तो कौन से पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा कि मूविंग है. So rest and motion are relative term. They are not absolute. फिर इस पेज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस यहाँ सिखा रहा है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है. तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को बोला जाता है. तो यहाँ पे शीतल है जो संगीता के घर पहले जा रही है 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, और फिर उसके बाद स्कूल इन लोग दोनों मिलकर स्कूल जा रहे हैं जो कि 1200 मीटर. तो शीतल के घर से और स्कूल जाने में इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 500 प्लस 1200. तो एक्चुअल पाथ लेंथ इनका दोनों का समेशन हो जाएगा 1700. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शीतल इनिशियल पॉइंट ये था शीतल का, और फाइनल पॉइंट स्कूल है. तो यहाँ से और यहाँ का एकदम स्ट्रेट लाइन जो आएगा यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ. उस शॉर्टेस्ट पाथ को, मतलब इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ जो आपको दिख रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहा है और एंड कहाँ कर रहा है जर्नी, उस इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो लेंथ आएगा उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा. और एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया है उसको आप निकालेंगे तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे. डिस्टेंस 1700 और डिस्प्लेसमेंट 1300 है. ये 1300 कैसे आया होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया होगा. 500 का स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर, ये करने पे आया है रूट 1300. तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस सीख सकते हैं. अब ये अगर एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट अगर मूव करना स्टार्ट कर दे और उसका इनिशियल पोजीशन अगर ये है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे, और इसका रेडियस कुछ गिवन होगा एग्जाम में 1 मीटर, सपोज दिस रेडियस इज गिवन and object is moving in anti-clockwise, then can you find distance traveled in this case? टोटल अगर सर्कमफेरेंस पे मूव कर जाते तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता,
तो ये 1/4 है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 1/4 ऑफ 2πr। और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा इसमें क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल को मुझे ज्वाइन करना होता है डायरेक्टली। तो इनिशियल टू फाइनल, देखिए मैं एक एरो से ज्वाइन कर रहा हूँ इनिशियल से फाइनल, इस येलो कलर के एरो से। तो इनिशियल से फाइनल वाले को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा √1² प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2, जबकि डिस्टेंस कितना था 1/4 2πr आया था, 1/4 ऑफ 2πr आया था डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है इसमें स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस इतना है, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। जिससे आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए टू बी मूव करना है आपको, ठीक। और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है डी और आपने टाइम लिया टी। तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल डी है, तो 1 सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आप, तो टी/टी। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल को ही स्पीड बोलते हैं, राइट। सो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मैंने आपको यूनिटरी मेथड से बताया कैसे फॉर्मूला आया। पर यूनिट टाइम जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही अगर वेलोसिटी अगर आता तो वेलोसिटी में लिखा जाता वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड जब भी आएगा तो एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन टाइम लिखेंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट सेम होगा दोनों का, इसका भी मीटर पर सेकेंड स्पीड का, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड ही होगा यूनिट। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का यूनिक डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन हमेशा फिक्स होना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं इधर बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और फिर उसने अपना डायरेक्शन कर दिया इधर नॉर्थ की तरफ और 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, तो इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ इनिशियल से फाइनल जाते समय। स्पीड मैं बोलूंगा कि उसका सेम रहा, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मानूंगा। ये वेलोसिटी अलग है और ये अलग वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को लिखा जाएगा 10, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूँ तो 10 आई कैप, और इसको वाई एक्सिस मानूं तो ये वेलोसिटी को लिखूंगा 10 जे कैप। जे कैप में एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, जो कि वाई डायरेक्शन में है। मैंने सिर्फ डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप यूज किया है, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप यूज किया है। तो if an object is moving along x-axis with speed 10 meter per second, then you can say that the velocity of that object is 10 meter per second towards east. Same object is moving with 10 meter per second in north direction, then you have to write its velocity is 10 meter per second towards north. But speed are same in both cases, right? So there is no direction associated with speed. लेकिन वेलोसिटी के साथ हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, और वो भी यूनिक डायरेक्शन होगा। 2-3 डायरेक्शन एक साथ नहीं होगा, उसका फिक्स डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट को अगर मूव करा दूं मैं, तो क्या उसका 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन से 10 मीटर पर सेकेंड है तो बस 10 मीटर पर सेकेंड, उससे डायरेक्शन एसोसिएट कर देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो डायरेक्शन तो अलग है, अभी इधर जा रहा है, ये यहाँ पे इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पे आने पे इधर टेंजेंट की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट है। तो एक एग्जांपल देखिए करते हैं, यहाँ पे आप बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। जैसे ऐसे यहाँ पे एक मैंने सर्कुलर पाथ बना दिया, और इस सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट
पहले यहाँ पे है और ये इस तरफ जा रहा होगा अभी 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर ये अपोजिट एंड पे आ गया, इधर अभी जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे। तो चेंज इन स्पीड पहले हम बताते हैं। चेंज को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा स्पीड अगर लिखा हुआ है, स्पीड, चेंज इन स्पीड, तो वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी 10 स्पीड है, यहाँ भी 10 है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अगर आ गया, चेंज इन वेलोसिटी बताइए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल देखिए 10, और इधर राइट साइड वाले को मैं लिख रहा हूँ आई कैप, और इधर जो होगा उसको माइनस आई कैप लिखेंगे। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप और एक्स डैश की तरफ माइनस आई कैप। तो एक्स की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसको लिखा जाएगा फाइनल को 10 आई कैप माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो इनिशियल को क्या लिखेंगे, इनिशियल माइनस 10 आई कैप में था इनिशियल, तो माइनस 10 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 20 आई। यानी चेंज इन वेलोसिटी 20 होगा, और उस चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, एक्स डैश की तरफ नहीं, पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्योंकि ये 20 आई का आया फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि चेंज इन वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, कुछ आया है यहाँ देखिए, डायरेक्शन एक्स की तरफ। स्पीड का कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, चेंज इन स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, 10 आई कैप माइनस माइनस ऑफ 10 आई कैप, तो कि माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 10 आई कैप ऐड कर 20 आई कैप आया। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेंगे तो आई कैप में कोई आंसर देना है। तो इसी के साथ हम एक्सेलरेशन भी देखिए आपको सिखा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, राइट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर पूछता है कि क्या है एक्सेलरेशन बताइए, तो a इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अभी आया है मेरा 20 आई कैप, और यहाँ से यहाँ आने में, इस एंड से इस एंड में आने में टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड लगा, यहाँ पे आने में 2 सेकेंड लगा। टाइम से डिवाइड मैं करूंगा तो ये 10 आ गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 10। 10 आई कैप एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है 10 आई कैप, राइट। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो आप लिखिए इस स्टेटमेंट को, डायरेक्ट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is along change in velocity, along the direction of change in velocity। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। क्लियर हो गया। तो अभी हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस है स्पीड वेलोसिटी में, वो सब डिफरेंस आप लिख सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिस्टेंस ग्रेटर होता है, या कभी कभी इक्वल भी होता है डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इन दैट केस डिस्टेंस बिकम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा अधिक आएगा। वैसे ही स्पीड का वैल्यू डिस्टेंस से एसोसिएटेड क्या है, स्पीड। तो स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड मैं क्यों लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं। स्पीड अगर मैं लिखा हूँ तो वेलोसिटी, स्पीड के साथ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कंपेयर मुझे स्केलर के साथ करना है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर हो पाएगा। ये वेलोसिटी से हमेशा स्पीड ज्यादा होगा। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे ऑब्जेक्ट। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, उसी कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है इन्होंने, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये चेंज इन स्पीड नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है, आपको याद रखना है। ये वेलोसिटी है फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये भी एक वेक्टर आएगा एक्सेलरेशन। अब ये
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन अगर जीरो है, ये मैं जीरो अगर कर दूं जीरो, तो क्या ये टाइम मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो v माइनस यू जीरो, तो v इक्वल टू यू, यानी फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो जाएगा वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव कब आएगा बताइए, जब v ज्यादा होगा u से, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहने से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा आएगा इनिशियल वेलोसिटी से। और ये निगेटिव कब आएगा बताइए, इसको निगेटिव मुझे दिखाना है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन तब आएगा जब इसका वैल्यू कम है और इसका ज्यादा वैल्यू है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस केस में लेस, फाइनल वेलोसिटी लेस हो गया, यानी ब्रेक अप्लाई किया होगा किसी ने, तो उस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव आता है, जब ब्रेक अप्लाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। फिर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, टाइम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे अगर इसका स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ थीटा इस यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही थीटा आएगा, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही वापस थीटा आएगा, हमेशा सेम थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, इसलिए एक्सेलरेशन देगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन भी इसका कांस्टेंट है। तो अभी मैं इधर एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी ग्राफ को सॉल्व कर पाए। अभी हमें एग्जाम में किस टाइप का ग्राफ दे सकता है, या तो देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसटी ग्राफ, या वीटी ग्राफ देगा, या एटी ग्राफ देगा, यही तीनों ग्राफ देता है। और तीनों ही ग्राफ में या तो स्लोप निकालना होता है या एरिया। तो एस स्लोप से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एरिया से इसको डी में लिख दे रहा हूँ, डी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें भी स्लोप और एरिया होगा, इसका भी स्लोप और एरिया। तो ये स्लोप और एरिया से क्या मिलता है वो देखिए। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा, ये देखना है हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्लोप वेलोसिटी देगा, और एरिया निकालेंगे तो कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगा आपको। तो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है कभी भी, उससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालेंगे अगर ग्राफ का, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कितना है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये भी दोनों। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप निकालेंगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन बाय टाइम। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी। तो ये एकदम माइंड में रखना है, इसको याद कर लेना है, एकदम नोट कर लीजिए आप ये। और एग्जाम में से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, ये ग्राफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप और एरिया कौन सा फिजिकल क्वांटिटी देगा। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसमें ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन और t टाइम, ये तीनों फॉर्मूला तभी काम करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए ये सब फॉर्मूला बना है, a इक्वल टू कांस्टेंट डेरिवेशन में रखा गया है। फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर में s डिस्टेंस ट्रेवल नहीं देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। s में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप s इज डिस्टेंस, नहीं ये गलत, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, याद रहेगा s डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ये सब ही वेक्टर है, ये सब वेक्टर इक्वेशन है ये सारा। फिर u स्क्वायर v स्क्वायर फाइनल इनिशियल 2, और a वेक्टर एक है एक्सेलरेशन, और s डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये।
अब इन तीनों इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन भी होता है, फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन होता है एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे अगर आपसे पूछे कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100 मीटर, तो 100 मीटर हाइट से ड्रॉप की, तो अगर पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो स्ट्रेट लाइन में क्योंकि फ्री फॉल होता है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय 8 अगर पूछेगा, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8, तो सेम आंसर होगा क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है नीचे। तो क्वेश्चन अगर आ गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यू अगर ड्रॉप किए हैं तो यू 0 ले सकते हैं, और हाफ ए तो अंडर ग्रेविटी है इसलिए जी का वैल्यू 10 होगा, और 2n माइनस 1, तो 2 इंटू थर्ड सेकेंड बोला था तो 3 माइनस 1 लिखेंगे, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर पूछेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय 8 इन 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड अगर बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। 3 सेकेंड का मतलब होता है 0 से t इक्वल टू 0, मतलब जब से आपने ड्रॉप किया t इक्वल टू 0 टू 3 सेकेंड। But if it is given in question that you have to find distance traveled in third second, not 3 second, then third second indicate that you have to find distance traveled by from 2 second to 3 second, which is given by this formula. तो s nth का मतलब होता है n minus 1 से n सेकेंड के बीच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर कहीं लिखा है s फोर्थ, तो इसका मतलब होगा कि ये 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसके बारे में पूछ रहा है। और इसका फॉर्मूला होगा u प्लस, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हाफ ए 2n माइनस 1, n की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस 1। तो इससे आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल। फिर इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें दिया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का टोटल 3 लॉ है मोशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकेंड है फोर्स और मोमेंटम में चेंज में रिलेशन, और थर्ड है एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी मूविंग with same velocity or uniform velocity, or will be in a state of rest until and unless unbalanced force acts on it। यानी कोई भी बॉडी अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा, अगर पहले से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर पहले से मूविंग है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है वो ऑब्जेक्ट, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, राइट। So an object continue to be in a state of rest or a state of uniform motion unless and until unbalanced force acts on it, right? तो उस पे जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा वो कंटिन्यू करता है अपने मोशन को। जैसे एक कार की मैं एक बात करूं, सपोज दिस कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे आपने फोर्स लगाया, बहुत सारा फोर्स इस पे लग रहा है, तो वो सारे फोर्स अगर बैलेंस फोर्स हो गए, तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और पहले से अगर ये कार रेस्ट में है, तो आप इस पे बैलेंस फोर्स लगाए तो ये कार मूव नहीं करेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यानी अनबैलेंस फोर्स चाहिए किसी के स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। यूनिफॉर्म यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ रहता है फर्स्ट लॉ में। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड रहने से यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी यूनिक रहना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोला जाएगा, राइट। तब बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है उसका, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 यहाँ पे लिया गया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फोर्स अप्लाइड। तो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स नहीं लिखना है। कौन सा फोर्स है ये? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब सिस्टम का चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है,
तो मोमेंटम भी एक वेक्टर ही होगा, वेक्टर, और ये चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर आ जाएगा, तो फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर। तो ये सेकेंड लॉ है। अब सेकेंड लॉ को ही मॉडिफाई करके F इक्वल टू एम में फॉर्मूला बनता है। F इक्वल टू डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसमें से m अगर कांस्टेंट है, अगर m कांस्टेंट है ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, then you can write v minus u by t, and v minus u by t is nothing but acceleration, so you can write f equal to m into a, right? So this is formula which is derived from Newton's second law of motion. और थर्ड लॉ तो बहुत ही आसान है न्यूटन का, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, नॉट ऑन सेम बॉडी। तो एक कार, अगर मैं एक कार ऐसे यहाँ पे एक कार मूव कर रही है और उसके सामने से एक ट्रक ऐसे आ रहा है, ट्रक, और दोनों में एकदम कोलिजन हो गया सामने सामने, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि which car or truck, which of these two objects exerted more force on other object, that means truck exerted more force on car, or this car has exerted more force on truck. The force exerted on the car by truck or force exerted on the truck by the car, which of these two forces is greater in magnitude? तो इसका आंसर है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इक्वल होते हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, जो ज्यादा वीक होगा उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो कार पे हो सकता है ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए इस कोलिजन का, लेकिन फोर्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाए होंगे, राइट? क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक ही पे नहीं लगता है। अगर ट्रक ने कार पे एक्शन लगाया है तो कार जो ट्रक पे फोर्स लगाएगा उसको रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो यहाँ पे मैंने दो, एक ब्लू कलर से लिया है, ब्लू कलर का, और एक ग्रीन कलर का मैंने स्फीयर लिया है। तो ग्रीन कलर वाले का मास मैं लिख दे रहा हूँ m2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर है u2, और इसका मास है m1, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, और मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन पॉसिबल है, ये आगे ऐसे जा। तो अगर मैं मोमेंटम इंडिविजुअल का करूंगा कंजर्व तो नहीं होगा, खाली ब्लू वाले का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि ब्लू वाले पे कोलिजन के टाइम में ग्रीन वाला फोर्स लगा देगा। वैसे ही ग्रीन स्फीयर का भी मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन वाले पे ब्लू वाला एक्सटर्नल माना जाएगा। अगर मैं दोनों का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल करूँ तब होगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 ये इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों का मिलाकर कंजर्व होगा। अगर खाली मैं ऐसे लिखूं कि m1 u1 इक्वल होगा क्या, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियल और मोमेंट फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। एक ही ऑब्जेक्ट का कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे तो दूसरे ने फोर्स लगाया है, जबकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी काम करता है जब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं हो। तो ब्लू वाले के लिए ग्रीन वाला तो एक्सटर्नल है ना, लेकिन ब्लू और ग्रीन दोनों को मैं कंसिडर करूं तब वो इंटरनल फोर्स में काउंट किया जाएगा, राइट? और ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। फिर बुलेट गन सिस्टम में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि बुलेट गन वाले सिस्टम में भी देखिए, अगर ये गन है और इससे बुलेट एक फायर कर रहे हैं, तो बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट में रहता है, तो इनिशियली मोमेंटम गन का भी जीरो और बुलेट का भी जीरो मैं लिखूंगा, और फाइनल मोमेंटम मैं देखूं तो फाइनल मोमेंटम मास ऑफ गन और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन लिखूंगा, प्लस मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखा जाएगा। तो इससे अगर वेलोसिटी ऑफ गन पूछे, जिसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो वो आएगा माइनस ऑफ mass of bullet, velocity of bullet upon mass of gun,
ये आ जाएगा। तो बुलेट गन सिस्टम में भी कंजर्व रहता है मोमेंटम। किसका कंजर्व रहता है? बुलेट का खाली कंजर्व रहता है क्या कि ओनली गन का कंजर्व रहता है? नहीं, दोनों का कंबाइन करने से कंजर्व होता है। क्योंकि बुलेट पे तो गन फोर्स लगाएगा और वैसे ही गन पे भी बुलेट रिक्वायर फोर्स ऊपर पीछे की तरफ लगाएगा। लेकिन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो ये फोर्स जिसने जो गन ने बुलेट पे लगाया है उसको इंटरनल फोर्स में मान सकता हूं। तब मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। यानी दोनों का कंबाइन लेने पे मोमेंटम कंजर्व होता है। क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल देखिए करते हैं। एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक का ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अ बुलेट हैविंग मास 10 ग्राम। तो यहाँ मैं लिखते चलता हूँ सब जो दिया है। मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम को अगर किलोग्राम में सब ऐसा यूनिट में करना है मुझे, तो 10/1000 लिख दे रहा हूँ। 10/1000 ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 0.01 किलोग्राम, राइट। 0.01 किलोग्राम मास हो गया बुलेट का, 10 ग्राम है इसलिए। एंड मूविंग विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली ये मूव कर रहा है, इनिशियल बुलेट का स्पीड है 1.5। ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में ही दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 90 ग्राम। एक वुडन प्लैंक मैं बना दे रहा हूँ यहाँ। वुडन प्लैंक में पेनिट्रेट किया है बुलेट, ये प्लैंक है और इसमें एक बुलेट आकर और पेनिट्रेट किया, राइट। यहाँ मैं बुलेट बना दे रहा हूँ, ये बुलेट है, एरो मैंने यहाँ बनाया, ये पेनिट्रेट किया है इसके अंदर आकर। ठीक है, तो मुझे बताना है क्या इसमें 90 पेनिट्रेट प्लैंक ऑफ 90 ग्राम। तो प्लैंक का मास कितना होगा? मास ऑफ प्लैंक पी। प्लैंक के मास को मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो मास ऑफ प्लैंक है ना, है मास ऑफ प्लैंक 90 ग्राम। तो 90/100 की 1000 लिख देता हूँ मैं। 1000, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 9/100 kg आ रहा है। 9/100 यानी 0.09 किलोग्राम, राइट। मास ऑफ प्लैंक हो गया। द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 0 है, अगर रेस्ट में प्लैंक है पहले से तो। द बुलेट gets embedded in the plank and both move together determine their final velocity। अब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कंबाइनली ये मूव कर रहे हैं एक साथ ऐसे आगे। तो इनका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए, बुलेट ने जो प्लैंक पे फोर्स लगाया होगा या प्लैंक ने बुलेट पे फोर्स लगाया होगा वो तो इंटरनल काउंट हो जाएगा अगर मैं पूरे को एक सिस्टम ले लूँ तो। क्योंकि दोनों कंबाइन मूव कर रहे हैं इसलिए दोनों को एक सिस्टम में ले लेता हूँ। तो यहाँ दोनों का मोमेंटम कंजर्व मैं कर सकता हूँ एक साथ। यानी कि मास ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इक्वल होगा मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, राइट। इंडिविजुअल प्लैंक का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बुलेट का भी नहीं होगा, दोनों का मिलाकर कंजर्व हो, राइट। अब इसका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए, मास ऑफ बुलेट आया है मेरा 0.01 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट था 1.5। फिर प्लस मास ऑफ प्लैंक तो दिया हुआ है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 0 है तो वो दोनों को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर। फिर फाइनल अगर देखूं मैं तो मास ऑफ बुलेट वही 0.01 रहा और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक सेम हो गया क्योंकि दोनों टुगेदर मूव करेंगे, टुगेदर बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो mass of Planck 0.09 and final velocity of Planck is same as final velocity of bullet. So we can use same symbol for both. So here you can easily calculate. If you add these two terms, you can take V common and ये वैल्यू ऐड करेंगे 0.01 और 0.09 तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, राइट। अब इसको इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 और 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए तो
ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 30 आएगा, तो 0.015, राइट। अब ये 0.10 इधर डिवाइड करिए तो v इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.015 अपॉन 0.10। तो ये पॉइंट यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनली प्लैंक और बुलेट दोनों 0.15 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है 0.15 meter per second. So I hope you are clear in this chapter. So what you have to do is try to solve each and every question of exercise. And if you find any difficulty, then send your doubt. Right? Okay. So thank you so much for watching this video. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी चैप्टर करेंगे, वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।